अनुमान है। यह बड़े संतोष की बात है कि 1997-98 से परिचालन अनुपात सदैव 90% से ऊपर ही रहा है। केवल 2005-06 से 2007-08 के 3 वर्ष अपवाद रहे हैं, जो छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के ठीक पहले की अवधि थी। मैं इस अवसर पर लाभांश की दर को 5% से कम कर 4% करने के लिए रेल अभिसमय समिति का धन्यवाद देता हूं, जिससे लगभग 715 करोड़ रुपए की राहत मिली है। मैं माननीय वित्त मंत्री को उनके सद्भावना और सहयोग के लिए भी धन्यवाद देता हूं, लेकिन मेरा ऐसा पक्का विश्वास है कि एक दिन रेलवे अपनी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के वित्त पोषण के उपायों को खोज लेगी। परिंदे को गिरने का भय नहीं, इसलिए नहीं कि शाखा मजबूत है, विश्वास है उसे खुद के पंखों पर। A bird sitting on a tree has... पेड़ पर बैठे परिंदे को गिरने का भय इसलिए नहीं कि शाखा मजबूत है, उसे विश्वास है खुद के पंखों पर। अब महोदया, मैं बजट अनुमान 2013-14 का उल्लेख करूंगा। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के वर्तमान अनुमानों के साथ मैंने 2013-14 के दौरान 1047 मिलियन टन राजस्व उपार्जक आरंभिक लदान का लक्ष्य रखा है, जो चालू वर्ष के राजस्व उपार्जक आरंभिक लदान से 40% मिलियन टन अधिक है। तदनुसार माल भाड़ा आमदनी का लक्ष्य 99,554 करोड़ पर रखा गया है, अर्थात इसमें 9% की वृद्धि की गई है। यात्रियों की संख्या में 5.2% वृद्धि होने की संभावना है और इससे होने वाली आमदनी का लक्ष्य 42,210 करोड़ रुपए रखा गया है। अन्य कोचिंग और फुटकर आयों में क्रमशः 11% और 10% की अनुमानित वृद्धि के परिणाम स्वरूप सकल यातायात प्राप्तियां 1,43,742 करोड़ रुपए रहने की आशा है, जो 2012-13 के संशोधित अनुमान से 18,062 करोड़ रुपए अधिक है। साधारण संचालन व्यय 95,500 करोड़ रुपए अर्थात चालू वर्ष से 14% अधिक और पेंशन निधि में विनियोग 22,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। रेलवे की परिसंपत्तियों के नवीकरण और प्रतिस्थापन के लिए योजना संसाधनों की संभावित आवश्यकता के आधार पर मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग 7,500 करोड़ रुपए रखा गया है। 4% की दर से लाभांश के भुगतान के बाद बचे आधिक्य का विनियोग विकास निधि 3,550 करोड़ रुपए, पूंजी निधि 5,434 करोड़ रुपए और नए बनाए गए डेट सर्विस फंड 4,146 करोड़ रुपए में किया जाएगा। परिचालन अनुपात 88.8 के संशोधित अनुमान से बढ़कर 87.8% रहने की आशा है। परिणाम स्वरूप वर्ष 2013-14 के अंत में 12,506 करोड़ रुपए का कुल निधि शेष होगा। वार्षिक योजना 2013-14। अध्यक्ष महोदया, 2013-14 की वार्षिक योजना को 12वीं योजना के लिए निर्धारित व्यापक उद्देश्यों और लक्ष्यों के साथ जोड़ना होगा। फिर भी हमें 2013-14 की वार्षिक योजना के लक्ष्यों को निर्धारित करने में यथार्थवादी होना चाहिए, चाहे इसके लिए रेलवे को 12वीं योजना के शेष 3 वर्षों के दौरान निवेश में वृद्धि करने के लिए कठोर चुनौतियों का सामना क्यों न करना पड़े। वर्ष 2013-14 के लिए 63,363 करोड़ रुपए के निवेश की योजना का प्रस्ताव है। इस योजना के लिए 26,000 करोड़ रुपए सकल बजटीय सहायता, 2,000 करोड़ रुपए सड़क संरक्षा निधि से रेलवे की भागीदारी, 14,260 करोड़ रुपए आंतरिक संसाधनों, 15,103 करोड़ रुपए बाजार से उधार लेकर और 6,000 करोड़ रुपए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से जुटाने का प्रस्ताव है। इस योजना में रेल पथों के दोहरीकरण, संरक्षा और यात्रा तथा सरकारी कर्मचारी कल्याण पर जोर दिया गया है, जिसके लिए मैंने 2012-13 के 11,410 करोड़ रुपए के परिव्यय में 16% की वृद्धि करके इसे 13,220 करोड़ रुपए कर दिया है। मैं ग्रामीण विकास मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत रेलवे से संबंधित कुछ कार्यों में भागीदार बनाने के रेलवे के अनुरोध को स्वीकार किया है। यात्री किराया। अध्यक्ष महोदया,
लोगों की परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए यात्री किराए में किसी वृद्धि को लाभ उपार्जन के उपाय के रूप में नहीं देखना चाहिए। यदि किराए को परिचालन लागत से काफी कम रखा जाएगा तो यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ और आरामदायक यात्रा मुहैया कराने में रेलवे को निश्चित रूप से कठिनाई होगी। मान लो कि किराए में 5 से 6% की मामूली वार्षिक वृद्धि की जाती है तो 10 वर्ष में अतिरिक्त संसाधनों के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जुटाई जा सकती है, जिससे लगभग 75,000 करोड़ रुपए के थ्रो फॉरवर्ड के आंतरिक जनरेशन घटक का काफी हद तक वित्त पोषण किया जा सकता है और सेवाओं में सुधार के रूप में यात्रियों के लिए अतिरिक्त फायदे प्रदान किए जा सकते हैं। वित्तीय दृष्टि से मजबूत संगठन ही बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकता है और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर सकता है। यूपीए सरकार जनता की आकांक्षाओं के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है तथा व्यापक परामर्श तथा विचार विमर्श के बाद ही 22 जनवरी 2013 से किराए में कुछ संशोधन किए गए थे। इस संशोधन से 2013-14 में 6,600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होने की आशा है। ईंधन समायोजन घटक पर अब मैं आता हूं। बहरहाल उसके बाद जनवरी 2013 में HSD तेल की दरों में वृद्धि होने से रेल के ईंधन बिल में 3300 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई, जिसमें अतिरिक्त संसाधनों के लक्ष्य का काफी भाग लग गया। इसके अलावा बिजली टैरिफ भी समय समय पर संशोधित की जाती है। 2012-13 में किए गए संसाधनों के कारण ही 2013-14 के दौरान ईंधन बिल में लगभग 5,100 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। HSD तेल के डीरेगुलेशन को देखते हुए रेल के वित्त को युक्ति संगत बनाने की आवश्यकता है तथा परिचालन खर्चों पर ईंधन मूल्यों के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाना होगा। बजट 2012-13 में मेरे विद्वान पूर्व मंत्री ने परिवहन सेवाओं में ईंधन घटक को ईंधन समायोजन घटक के रूप में अलग करने का प्रस्ताव किया था। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जैसा उस समय सुझाव दिया गया था, इस घटक को डायनेमिक किस्म का बनाया जाए तथा ईंधन की लागत में परिवर्तन के साथ इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। संभवतः ऐसा वर्ष में 2 बार किया जा सकता है। ईंधन के मूल्य में वृद्धि के आधार पर 1 अप्रैल 2013 से भाड़े में किए गए ईंधन समायोजन घटक से संबद्ध संशोधन की योजना को कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। चूंकि अभी रेलवे का किराया बढ़ाया गया था जनवरी में, अब मैं और बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं करता हूं, इसलिए मैं उन पर बोझ नहीं डालना चाहता और रेल स्वयं ही 850 करोड़ रुपए बोझ का निर्वहन करेगी। काफी संख्या में ऐसे प्रभार हैं जिनमें पिछले कई वर्षों में संशोधन किया गया है। ये प्रभार रेलों द्वारा दी जा रही संगत सेवाओं पर वास्तव में वहन की गई लागत की भरपाई के रूप में है। इसमें कुछ प्रभाव में थोड़ी सी वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इसमें सुपरफास्ट गाड़ियों के लिए पूरक प्रभाव, आरक्षण शुल्क, लिपि के प्रभाव, रद्दीकरण प्रभाव तथा तत्काल प्रभाव शामिल हैं। बहरहाल शुल्क की संरचना को सरल बनाने के लिए मेरा संवर्धित आरक्षण शुल्क की अवसंरचना को समाप्त करने का प्रस्ताव है। विकास प्रभाव इस जनवरी में पहले ही समाप्त कर दिया गया था। अब आता हूँ रेल टैरिफ प्राधिकरण पर। महोदया, मेरे पूर्ववर्ती मंत्री ने 2012-13 में बजट प्रस्तुत करते समय एक स्वतंत्र रेल टैरिफ प्राधिकरण बनाने की आवश्यकता का उल्लेख किया था। इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार भी कर लिया गया है तथा अंतर मंत्रालय स्तर पर इस पर परामर्श चल रहा है। अवसंरचना विस्तार वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2011-12 में रेलों ने क्रमशः 709 किलोमीटर तथा 727 किलोमीटर नई लाइनों का काम पूरा किया है। बहरहाल 2012-13 के दौरान दोहरीकरण, यातायात सुविधाएं आदि जैसी क्षमता संवर्धन कार्यों पर जोर दिया गया है। संसाधन पर्याप्त न होने के कारण चालू वर्ष में 700 किलोमीटर नई लाइनों के लक्ष्य को कम करके 470 किलोमीटर कर दिया गया है। जो खंड पूरे किए गए हैं अथवा जिन्हें 2012-13 के दौरान पूरे करने की योजना है, उनके नाम अनुलग्नक 1 में दिए गए हैं।
वर्ष 2012-13 में आमान परिवर्तन के लिए निर्धारित 800 किलोमीटर के लक्ष्य में भी कमी करके इसे 575 किलोमीटर किया गया है। जिन खंडों पर 2012-13 के दौरान कार्य पूरा कर लिया गया है उनका नाम अनुलग्नक 2 में दिया गया है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2012-13 के दौरान दोहरीकरण के निर्धारित 700 किलोमीटर के लक्ष्य से कुछ अधिक हासिल किया जाएगा। उन खंडों जहां कार्य पूरा कर लिया गया है अर्थात 2012-13 के दौरान पूरा करना तय किया गया है, उनके नाम अनुलग्नक 3 में दिए गए हैं। रेलवे 1200 किलोमीटर के विद्युतीकरण का कार्य पूरा करेगी। जिन खंडों पर 2012-13 में कार्य पूरा कर लिया गया है अथवा पूरे किए जाने की संभावना है, उनके नाम अनुलग्नक 4 में दिए गए हैं। अब आता हूँ महानगर परिवहन परियोजना पर। कोलकाता में दमदम से नौपाड़ा तक रेलवे मेट्रो प्रणाली का निर्माण कार्य मार्च 2013 तक पूरा करने का लक्ष्य है। पिछले बजट में घोषित MUTP चरण 2 का कार्य भी संतोषजनक ढंग से प्रगति पर है। मुझे माननीय सदस्य को सूचित करने में प्रसन्नता हो रही है कि पहला वातानुकूलित EMU रेक वर्ष 2013-14 में मुंबई उपनगरीय नेटवर्क पर शुरू किया जाएगा। कोलकाता में पूर्व पश्चिम गलियारे के चल रहे निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मुंबई में 72 अतिरिक्त सेवाएं और कोलकाता में 18 अतिरिक्त सेवाएं शुरू की जा रही हैं। इसके अलावा कोलकाता में 80 गाड़ियों में और चेन्नई में 30 गाड़ियों में डिब्बों की संख्या 9 से बढ़ाकर 12 की जा रही है। वर्ष 2012-13 के लिए लक्ष्य 2013-14 में 500 किलोमीटर नई लाइनें बिछाने का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष के दौरान जिन खंडों को पूरा करने का प्रस्ताव है उनकी सूची अनुलग्नक 5 में संलग्न है। 2013-14 के दौरान 450 किलोमीटर लाइन या छोटी लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव है। उन खंडों का नाम अनुलग्नक 6 में दिया गया है। 2013-14 के लिए दोहरीकरण के लक्ष्य को बढ़ाकर 750 किलोमीटर किया गया है। 2013-14 में जिन खंडों को पूरा किए जाने का प्रस्ताव है उनके नाम अनुलग्न 7 पर दिया गया है। मैं कर्नाटक राज्य द्वारा निःशुल्क भूमि मुहैया कराने और 50% लागत वहन करने की सहमति के बाद चिकमंगलुरु सकलेशपुर और बेंगलुरु सत्यमंगलम नई लाइन परियोजना के कार्य को भी शुरू करने की घोषणा करना चाहता हूं, जो संसाधनों की तंगी और अन्य स्वीकृतियों के कारण लंबित थे। जैसा कि हमने देखा है, विभिन्न धार्मिक गंतव्यों की ओर जाने वाली गाड़ियों में हमेशा अत्यधिक भीड़ भाड़ रहती है। तीर्थ यात्रियों को सुगम बनाने के लिए मैंने इन स्थानों के लिए और अधिक गाड़ियां चलाने का निश्चय किया है। 5 सिख तख्तों में तलवंडी सांबो स्थित तख्त श्री दमदमा साहिब की एकमात्र स्थान है जो रेल से जुड़ा हुआ है। मैं तलवंडी साबो के रास्ते राम मंडी और मोर मंडी तक संपर्क मुहैया कराने के लिए रेल लाइन का प्रस्ताव करता हूं। अब मैं नई परियोजनाओं पे आता हूं। नई रेल लाइनें हैं भूदेवपुर रायगढ़, गेवरा रोड से पेंद्रा रोड PPP के जरिए, जैसलमेर यीथत हमीरा सानू, कराईकल पेरालम, मकरौली तक रेवाड़ी रोहतक नई लाइन का विस्तार, सुल्तानपुर से कादीपुर, तंजावुर से पट्टुकोट्टई, मावली बड़ी सादड़ी खंड का आमान परिवर्तन। अब मैं आता हूं दोहरीकरण पर। अलवर से बांदीकुई, चेन्नई सेंट्रल से बेसिन ब्रिज जंक्शन 5वीं और 6ठी लाइन, दनिया से रांची रोड, दप्पर से चंडीगढ़, गढ़वा रोड से रामना, हाजीपुर से रामदयालु, जारंगडी से दनिया, पालनपुर से समख्याली PPP के माध्यम से, रायबरेली से अमेठी, वाथवा अहमदाबाद के बीच 3री लाइन। अब आता हूं विद्युतीकरण पर। कलोल, गांधीनगर, खोडियार और अलवर, बांदीकुई, जयपुर, फुलेरा सहित दिल्ली, सराय रोहिला, रेवाड़ी, पालनपुर, अहमदाबाद, जाखल से हिसार तक, जाखल धुरी लुधियाना, राजपुरा धुरी लेहरा मोहब्बत, सिंगापुर रोड से दमनजोड़ी, मुझे माननीय संसद सदस्यों, राज्य सरकारों और अन्य प्रतिनिधियों से नई
लाइनों के निर्माण, आवान परिवर्तन, दोहरीकरण, विद्युतीकरण तथा सर्वेक्षण के लिए बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मैं पिछले 1 माह से इन पर विचार कर रहा हूं। इनकी मांगें उचित हैं और देश के सबसे लोकप्रिय यातायात के साधन की बढ़ती हुई जरूरतों और मांगों को दर्शाती हैं। मैं पूरी निष्ठा से इन सभी परियोजनाओं को शुरू करना चाहता हूं, परंतु उपर्युक्त कारणों से इन्हें पूरा कर पाने में मैं असमर्थ हूं। मैं समग्र आधार पर 22 नई रेल योजनाओं और एक आमान परिवर्तन परियोजना तथा एक दोहरीकरण परियोजना को आवश्यक क्लियरेंस मिलने के बाद शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। ये इस प्रकार है। नई लाइनें अजमेर से कोटा, नसीराबाद जालिंधरी के रास्ते, महाराजगंज के रास्ते आनंदपुर धुगली, बरवाडी से चिरीमिरी, चिकबल्लापुर से गोरी बिदानूर, चिकबल्लापुर पुट्टपुर्ती श्री सत्यसाई निलयम, चोला बुलंदशहर, कंबम प्रोदातुर, दिल्ली सोहना नूह, फिरोजपुर जिरका अलवर, दीमापुर तिजिट, अकबरगंज महाराजगंज और रायबरेली के रास्ते फैजाबाद लालगंज, फिरोजपुर से पट्टी, गदग से वाड़ी, अगरोहा एवं फतेहाबाद के रास्ते सिरसा हिसार, बासी के रास्ते कपिलवस्तु बस्ती, कोंडापल्ली से कोठा गुडेम, मनुगुरु रामागुंडम स्टेशन, पीर पैठी से जसीडीह, पुष्कर से मेड़ता, रायपुर से झारसुगुड़ा, श्रीनिवासपुरा से मदनपल्ली, इरून कोट्टुकोटी आवड़ी तक स्पर के साथ श्री पेरम्बदूर गुड्डून वचेरी, सदोरा नारायणगढ़ के रास्ते यमुनानगर से चंडीगढ़ तक। अब मैं आता हूं आमान परिवर्तन पर। नागपुर से नागभीड़। राज्य सरकारों से मैं अनुरोध करूंगा कि इन परियोजनाओं में भाग लें। दोहरीकरण, रंगिया के रास्ते न्यू बोंगाई गांव से कामाख्या, उत्तराखंड के लोगों की ऋषिकेश और डोईवाला के बीच सीधा संपर्क मुहैया कराने की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए और साथ ही हाथियों की विशाल आरक्षित वन क्षेत्र को रेल लाइन से दूर रखने के लिए मैं राईवाला में बाईपास लाइन बिछाने का प्रस्ताव करता हूं, जिससे यह सीधा संपर्क होगा। मैं 2013-14 के दौरान इन सर्वेक्षणों को शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। नई लाइनें अलूर, नागरकोइल, चेट्टीकुलम, अंबिकापुर, गढ़वा, नादौन के रास्ते अंब कांगड़ा, आनंद, बोरसाद, तराल के रास्ते अनंतनाग और पहलगाम, आस्था, भोपाल, आजमगढ़, मुबारकपुर, बद्दी और बिलासपुर, बालाघाट, वारवेल, उकवा, बीजापुर, किरंदुल, बांगरी पोसी, गोरुम, सानी, झज्जर के रास्ते दादरी झरली, दादरी सिकंदराबाद, बुलंदशहर, जहांगीराबाद, अनूप शहर, नरोरा, धानसुरा, तालोद, धर्मशाला, पालमपुर। यातायात के रिवर्सल से बचने के लिए धूरी बाईपास, दोरनाकल, मिरियालगुड़ा, शाहजहांपुर के रास्ते फर्रुखाबाद, गोला, गोकर्णनाथ, पदमपुर, गोलूवाला, रावतसर, तारानगर, ददरेवा के रास्ते गजसिंहपुर, सादुलपुर। मैं सर्वेक्षण पढ़ रहा हूं महोदया। नाथौर के रास्ते हल्दौर, धामपुर, हिसार, फतेहाबाद, जयसिंह नगर, शहडोल, जासीपुर, जाजपुर रोड, जिलाही और टीकरी बाईपास लाइन, कानीयूर, कोट्टीकुलम, कपटगंज, टिम्बा, कराईकुडी, दिंडीगुल, कराईकुडी, मदुरे, अपडेटिंग, किरंदुल, सुकमा, लोनकरनसर, सरदारसर, मलकापुर, चिकली,
उतन नूर के रास्ते मंजराइल आदिलाबाद, मोडासा मेघराज बांसवाड़ा, मोरापुर धर्मापुरी, नरवाना उकलाना, निराकापुर और तपंगा नई बाईपास लाइन, पडरौना कुशीनगर गोरखपुर, मंगलवेधा के रास्ते पंढरपुर बीजापुर, पानी सागर सिमानापुर, पत्थरकंटी कानमुम, पीपर रोड भोपालगढ़, अशोक संकवास मुंडवा नागौर, राजपीपला केवेदिया कॉलोनी, रिवर्सल से बचने के लिए राजपुरा बाईपास, दुधवा चंदन चौकी बंद पड़ी हुई रेल लाइन को पुनः चालू करना, भैरावी सैरंग तक विस्तार के रूप में सैरंग हावीछुआ, साजा भाटापारा, ससवाड़, जेजूरी, सीधीपेट, अक्कनापेट, सिकरपई, जगसल पत्री, जूनागढ़, श्री आनंदपुर साहिब, चमकौर साहिब, लुधियाना, श्रीनगर, कारगिल, लेह, भोपालपट्टनम के रास्ते सुरजागढ़ से बीजापुर, सीतामऊ के रास्ते सुवस्वरा, मंदसौर, तंजावुर, अरियालूर, पेट्टई, पोडूर, सेंदामरम, बीरासिंगा, मामनी के रास्ते तिरुनेलवेली, संकराइन, कोइल, टिटलागढ़, जूनागढ़, तुमकुर, मधुर, माल्लेवल्ली, नया गांव और दीवा के बीच बसई बाईपास लाइन, वासिमपुर, मुहूर, आदिलाबाद, अमान परिवर्तन, अहमदाबाद, बहुचा राजी, भद्रन, बोचासन, पेटलाद, नाडियाद, गधाड़ा, जसदान, मौलानी बहराइच, सुरेंद्र नगर, धांगध्रा, दोहरीकरण, बटिंडा, अबोहर, श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, मोहू, धर्मावरम, पकाला, दौड़ और मनमाड, अपडेटिंग, फिरोजपुर, बटिंडा, हरिद्वार, देहरादून, जाखलपुर, धुरी, लुधियाना, कल्याण, करजत, तीसरी लाइन, कांडला, पालनपुर, खैरार, मानिकपुर, महासमुद्र, बागबहारा, टिटलागढ़, महबूबनगर, गुत्ती, नजीजाबाद, कोटद्वार, परभनी, मनमाड, पुरुलिया, कोटशिला, राजकोट, वेरावल, धुरी के रास्ते राजपुरा, बठिंडा, सतना, रीवा, सिकंदराबाद, मुदखेड़, आदिलाबाद, शामली, टपरी, सोराडूर, मडरोड, तीसरी लाइन, सूरतगढ़, बठिंडा, तिरुपति, काटपाटी, तुमकुर, अरसीकेरे, वाराणसी, बलिया। मैं पटियाला जागल नई लाइन के लिए पनकी मंदवा नई लाइन परियोजना के संबंध में कानपुर क्षेत्र के लिए भी यातायात सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव करता हूं। नई गाड़ी सेवाएं, नई गाड़ी सेवाएं, छाछठ नई रेलगाड़ियां चलाने का प्रस्ताव करता हूं। ये एक्सप्रेस रेलगाड़ियां हैं। सत्ताईस पैसेंजर गाड़ियां हैं। 5 मेमो सर्विसेज हैं। 8 डेमो सेवाएं हैं। 58 गाड़ियों का प्रस्ताव बढ़ाने का किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सदस्य जो आंदोलन कर रहे हैं वे अपने नाम यहाँ पाए होते, अगर धैर्यपूर्वक सुने होते। जो एक्सप्रेस रेलगाड़ियाँ, पैसेंजर मेमो डेमो रेलगाड़ियाँ हैं।
और सेवाओं का जो विस्तार किया गया है, इनकी आवृत्ति बढ़ाई जाएगी और इससे माननीय सदस्यों की बहुत सारी मांगें पूरी हो जाती। सभी कठिनाइयों से जूझते हुए उन्हें दूर करते और उनसे उभरते हुए हमारा विशाल रेल परिवार एक राष्ट्रीय वाहक के रूप में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ प्रतिबद्ध है और समावेशी विकास के लिए एक सच्चे वाहक के रूप में संघर्षरत है। मैं इसके लिए विनम्रता से माननीय सदस्यों के सहयोग की अपेक्षा करता हूं। मैंने प्रारंभ में क्रिस्टीन बेदरली की कविता का उल्लेख किया था, मैं पुनः उन्हीं की पंक्तियां दोहराता हूं। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं, जहां तक नई नाइलों का संबंध है, नई लेयरों का संबंध है, विस्तार का संबंध है, मैं बताता हूं, मैंने इसमें कुछ भाग इसके लिए दिया है। यदि आप सावधानी से सुने तो आपको मालूम होगा कि क्या है इसमें। इन्हीं शब्दों के साथ महोदय, मैं माननीय सदन के समक्ष 2013-14 का रेल बजट संस्तुत करता हूं। सदन की बैठक स्थगित होती है। तो जबरदस्त हंगामे के बीच 1.5 घंटे का बजटीय भाषण पवन कुमार बंसल का खत्म हुआ। यात्री किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, मगर सरचार्ज में, तत्काल में और सुपरफास्ट ट्रेन्स के किरायों में बढ़ोतरी की गई है। और जाहिर सी बात है कि कान आप यहां से पकड़े या वहां से, बढ़ोतरी जरूर की गई है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि शुरू में ही उन्होंने इस बात की जमीन एक तरह से रख दी थी कि स्रोतों की कमी है, लिहाजा बड़ी तादाद में नई ट्रेनों को खड़ा करना, रिसोर्सेज पे बेवजह दबाव बढ़ाना होगा। उन्होंने इस बात को माना कि नुकसान लगातार बढ़ रहा है और उस नुकसान की भरपाई के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ अहम कदम उठाए जाएं। तो इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। ए.के. झिंगरन साहब, जो कि भूतपूर्व महाप्रबंधक है भारतीय रेलवेज के, और आकाश जिंदल। हम सीधे रुक करना चाहते हैं आकाश जिंदल का। आकाश, आपका पहला रिएक्शन? जी, मेरा पहला रिएक्शन है, आज ही हमने क्रिकेट टेस्ट मैच जीता है। मुझे लगता है कि हम 1975 का क्रिकेट टेस्ट मैच खेल रहे हैं, जब पूरा का पूरा एम्फेसिस था कि विकेट बचा के रखा जाए। चौका छक्का भूल जाइए, 2 रन 1 रन भी नहीं चाहिए, बट किसी तरीके से विकेट पे कोई आंच ना आए, वो ये रेल बजट था। यानी कहीं पे भी एक्सपेरिमेंटेशन की कोशिश नहीं की गई है। जो फिजिकल डिसिप्लिन की बात थी, उस पे कहीं हम बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़े हैं। और साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन की बात थी, जो कस्टमर सर्विस की बात थी, जो और जिस तरीके से था कि फाइनेंस हमें आएगा, रेलवे पे एडिशनल आउटलेज आएगा, उस पे भी हम काफी सुस्त रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि एक लैकलस्टर बजट रहा है। ठीक है, कुछ हद तक लोगों को जो है कुछ सुविधाएं दी गई है, यात्री किराया थोड़ा बढ़ा गया है, और जहां तक फ्रेट की बात है उसको हमने थोड़ा सा कुछ देर के लिए पोस्टपोन कर दिया है। बट अगेन कमिंग बैक, क्रक्स ये है, विकेट बचा के रखा जाए, रन बने ना बने, चौके छक्के छोड़ दीजिए, डबल या सिंगल रन भी ना बने तब भी कोई बात नहीं। ये एक एंगल लेके मेरे हिसाब से इस बजट की प्लानिंग की गई है। तो मैं जो है इस बजट को, अगर आप मुझे आंकलन के लिए कहें, तो 100 में से जो है 55 मार्क्स जो है देना चाहूंगा, उससे ज्यादा मार्क्स मैं नहीं दूंगा। झिंगरन साहब, आपके हिसाब से जिस तरह से बढ़ोतरी की गई है तत्काल में सुपरफास्ट ट्रेन्स के, इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, इसका ओवरऑल इंपैक्ट जो पड़ने वाला है वो सिर्फ अपर क्लास और सेकेंड क्लास मेल एक्सप्रेस पे पड़ेगा। जो यात्री आज टोटल रेल यात्रियों का 25% है, तो 75% रेल यात्रियों पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। 25% जिसको मैं अक्सर कहता हूं कि ये रेल की दुधारू गाय है, उसको आप धोते रहेंगे। वो दुधारू गाय को आप स्पष्ट करना चाहेंगे झिंगरन साहब? क्योंकि इस 25%